हम अपने जिला संवाद कार्यक्रम के तहत आज 22वीं पायदान पर हैं। 22वीं पायदान से आशय यह है कि जब दिसंबर 2025 को विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे किए तो उस समय हमने विचार किया कि कुछ अलग करने की कोशिश की जाए और रायपुर में बैठकर सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के स्थान पर क्षेत्र में जाया जाए और जनता के लोगों के बीच बात करके समझा जाए कि ये सरकार अपनी अपेक्षाओं पर कितना खरी उतरी, क्षेत्र की जरूरतें क्या हैं, क्षेत्र की आवश्यकताएं क्या हैं और क्षेत्र को लेकर प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधियों का दृष्टिकोण क्या है। हमने ये सिलसिला कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, मोला, मानपुर जैसे क्षेत्रों से गुजरते हुए कल हम सुकमा में थे और आज बीजापुर में हैं। ये हमारी कल्पना से परे है कि बीजापुर में हम इस तरीके का कार्यक्रम इतने निश्चित वातावरण में कर पा रहे हैं। इससे पहले भी बीजापुर आना हुआ है, पर बीजापुर शहर से 500 मीटर दूर ले जाने के लिए भी हमारे वाहन का चालक तैयार नहीं होता था। वो चाहता था कि आप इसी इलाके में घूमते रहे जहां पर आपको बड़ी संख्या में वर्दी वाले दिख रहे हैं। तो ऐसी खुली हवा में, खुले वातावरण में बीजापुर अब सांस ले पा रहा है, आप सांस ले पा रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सबके लिए। इस समय हम अपने कार्यक्रम के बेहद महत्वपूर्ण चरण में हैं, क्योंकि इस समय हमारे साथ मंच पर कोई भी राजनेता नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस अंचल का प्रशासन है। मेरी दाईं ओर इस बीजापुर क्षेत्र के जिलाधीश विश्वदीप जी हैं, ऊर्जावान हैं। इनको अपने राजधानी रायपुर में बड़ी सक्रियता के साथ, सजगता के साथ और जीवटता के साथ काम करते हुए देखा है। महानगर का स्वरूप ले रहे रायपुर से बीजापुर आकर विश्वदीप जी कैसा महसूस कर रहे हैं जानने में हमारी दिलचस्पी है, वो हम उनसे जानेंगे। पर चाहूंगा जोरदार तालियां विश्वदीप जी के लिए। इस इलाके को नक्सल मुक्त करने में तमाम लोगों की भूमिका रही। केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल ने भूमिका निभाई। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम इस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र जी का है, जो संघर्ष के साक्षी रहे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां जितेंद्र जी के साहस के लिए, संघर्ष के लिए। वो हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद है। हमारे साथ नम्रता चौबे जी हैं, युवा अधिकारी हैं, जिला पंचायत की सीईओ हैं, परिवर्तन की साक्षी हैं। तकरीबन 1 साल का समय उन्हें होने को है बीजापुर में। नक्सल प्रभावित से नक्सल मुक्त होने की यात्रा की वो साक्षी हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां नम्रता जी के लिए। मेरी बाईं ओर वो हैं दरअसल बीजापुर जिनके कब्जे में है। बाकी जिलों में लगता है कि कलेक्टर, एसपी, सीओ इनके हवाले जिला है, पर बीजापुर में तो सबसे बड़ा इलाका वन विभाग के पास है और वन विभाग के 2 डीएफओ मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सागर जी हैं। चाहूंगा सागर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक टेरिटोरियल के डीएफओ हैं, एक वाइल्ड लाइफ के डीएफओ हैं संजय जी। तो चाहूंगा उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ। और चर्चा की शुरुआत स्वाभाविक है हम विश्वदीप जी से ही करेंगे और विश्वदीप जी से ही जानना चाहेंगे कितना अजीब सा महसूस होता है रायपुर से बीजापुर आना। लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, आप शहर से गांव की ओर नहीं आए, रायपुर से बीजापुर आए। कौन इतना नाराज है जिसने रायपुर से बीजापुर भेज दिया भाई विश्वदीप जी को? हिमांशु जी, पहले तो इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है, देखिए किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। रायपुर में आने के पहले
मैं कोरबा में भी रहा हूँ, मैं सरगुजा में भी रहा हूँ, मैं गरियाबंद में भी रहा हूँ, मैं कोरिया में भी रहा हूँ कुछ समय के लिए। तो हर तरीके का काम हमने देखा है और प्रशासनिक आवश्यकताएं सभी जगहों पर है, शहरों में भी है और ग्रामीण इलाकों में भी है। जैसा आपने बताया कि रायपुर क्योंकि एक महानगर है, रायपुर में प्रशासनिक आवश्यकताएं अलग हैं, प्रशासनिक मांग अलग है, लोगों की डिमांड्स अलग हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं और बीजापुर उससे बिल्कुल डिफरेंट एक जिला है क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि कई दशकों बाद ये जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ है और अब यहाँ पर प्रशासनिक आवश्यकताएं बहुत अलग हैं, प्रशासनिक जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत अलग है। यहाँ पर बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं अभी यहाँ पर गांव-गांव तक ले जानी है, जिसको लेकर के काम करना है। तो एक बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस भी है, लेकिन साथ में इस तरीके का काम मेरे द्वारा पहले भी किया गया है, तो मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। पर बीजापुर में आना आप अपने आप को क्या मानते हैं, आपदा है या अवसर है? एक अधिकारी के तौर पर बीजापुर जैसा इलाका जो तकरीबन 4 दशक से नक्सल हिंसा से प्रभावित था, अधिकांश इलाके में लोग कलेक्टर के तौर पर रहे तो सही पर अंदर जा नहीं पाए। एक ऐसे जिले में कलेक्टर के तौर पर आना किस तरीके का अनुभव जा रहा है जो आपने पिछले 2-4 महीने यहाँ पे बिताए? देखिए, अभी पिछले कुछ समय से जब से मैं यहाँ पर आया तब तक ये जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका था और उसके बाद में मैंने लगभग जितने भी इंटीरियर के एरियाज है मैंने सभी जगह विजिट किया है। कई बार अपने एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत, डीएफओ साहब सभी लोगों के साथ मैंने विजिट किया है। कई बार मैं अकेले भी गया हूँ और मैंने ये देखा, मैंने पाया कि अब किसी भी तरीके की कोई कम से कम सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं है और यहाँ पर जो काम करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर जैसा आपने बताया कि कई दशकों से क्योंकि ये जिला नक्सलवाद से ग्रसित था, तो यहाँ पर बहुत सारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, वो यहाँ पर कई जगहों पर नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से खुल चुका है तो हम उन सभी जगहों पर काम कर पाएंगे जहां पर पहले काम नहीं हो पाया, जहां पर पूरा प्रशासनिक अमला पहले नहीं पहुंच पाया, अब वो हर जगह पहुंचेगा, हर गांव पहुंचेगा, हर गली पहुंचेगा। तो आपसे ये जानना है कि पहले तो लोग ये आते थे कि भाई जिंदा रह जाए यही काफी है, अब जिंदा रहने की तो गारंटी हो गई, अब जिंदा कैसे रहे इस पर काम होना है। क्या है प्रशासन की प्राथमिकताओं में यहाँ? देखिए, जो प्रशासन की प्राथमिकता है वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी नागरिक के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क, पानी, बिजली, इसके साथ में जो शासन की महत्वपूर्ण जो हितकारी योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक ले जाना। अभी देखिए धान खरीदी है, तेंदूपत्ता संग्रहण है, खासतौर पर ये जो वनांचल का एरिया है वहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये हमारा जिला ऐसा है कि यहाँ पर नेशनल पार्क भी हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया भी है, यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब बहुत कई सारे वाटरफॉल्स हैं जो अभी लोग जानते भी नहीं है। ऐसे मतलब नंबी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ का सबसे जो ऊंचा वाटरफॉल बोलना चाहिए वो है। तो यहाँ पर बहुत असीम संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में भी, तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे अवसर हैं। तो हमने काफी विस्तार से बात की विषय दीजिए, लेकिन मैं जितेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं और शुरुआत यहां से करता हूं। जिंदगी कितनी खाली खाली सी लग रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। खालीपन तो है, लेकिन ये खुशनुमा खालीपन है। मेरे को लगता है कि पिछले 2-2.5 सालों से जो हम लोग यहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे थे और जितने भी यहाँ सरेंडर्स हुए उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, तो एक ऐसा माहौल था जब 2024 में मैंने ज्वाइन किया था तो एक भय का माहौल था। जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ से 500 मीटर भी निकलना
किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता था सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन अब हम कहीं भी, चाहे वो सेंड्रा हो, चाहे ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां हम बिल्कुल शांत वातावरण में हम लोग बिना सुरक्षा के भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये एक सुखद अनुभव है और बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो ऐसा खालीपन मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है मुझे। पर इस खालीपन के साथ में नई चुनौती सामने है। पहले तो सेंट्रल फोर्सेस थी, उनके कैंप थे, आपका काम थोड़ा आसान हो जाता था। अब लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य पुलिस को ही संभालना है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है बीजापुर भौगोलिक दृष्टि से। पुलिस बल है जी, हमारे पास इसके पर्याप्त अनुसार थाने हैं, चौकियां हैं, व्यवस्था है, या सब कुछ राम भरोसे है? जी, पिछले जो 2 सालों में या 2.5 सालों में हम देखें, जो हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस किया है, उसके बाद जैसे ही मार्च 2026 में खत्म हुआ, उसके बाद हमारा जो प्रायोरिटी था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जो बेसिक पुलिसिंग है, जो थानों की पुलिसिंग है, उसको स्ट्रेंथन करना, और जो कैंप्स है उनको एज ए सबसेडरी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे 23 पुलिस स्टेशन है टोटल, और 3 और नए खुलने वाले हैं पुलिस स्टेशन। इसके साथ में ही जैसे सरकार की मंशा है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है, उसके अनुसार ग्रेजुअल बेसिस पे नए थाने भी खुलेंगे। और हमारे पास पर्याप्त बल है, जैसे आप यहाँ जानते हैं कि डीआरजी की भी संख्या काफी ज्यादा है, तो उनका भी उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सक्षम हैं, और जिस हिसाब से जनता का जो विश्वास है, जो पुलिस और प्रशासन के प्रति बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि वो एक दबाव था पहले, जब नक्सली दबावपूर्वक लोगों से काम कराते थे और जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें कराते थे, बट अब वो चीज नहीं रहा है। सारी जनता खुलकर सामने आ रही है, सरकार से मदद मांग रही है जहां जरूरत है, और संवाद कर रही है। पहले ऐसा होता था कि हम गांव में जाते थे तो एक व्यक्ति बात करने के लिए मौजूद नहीं होता था, वो डरता था कि कैसे बात करेंगे तो क्या पता नक्सली हमसे कुछ कर जाएंगे। बट अब वो स्थिति नहीं है, हम जैसे पहुंच रहे हैं तो हमसे संवाद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें जनता का पूरा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का जनता का सपोर्ट है, इसी वजह से हम लोग नक्सलवाद को खत्म कर पाए हैं। और आगे आने वाले दिनों में लिए हमारे लिए बीजापुर बहुत ही एक अच्छा जिला, जो विकसित जिला के रूप में दिखेगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और हमारा पूरा फोकस फर्स्ट अब डेवलपमेंट की ओर हो रहा है, दूसरा सेकेंडरी अब सिक्योरिटी की तरफ हो रहा है। पहले जो हम सिक्योरिटी पहले हम ध्यान में रखते थे, डेवलपमेंट सेकेंडरी था, वो आज अब चेंज हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसको लेकिन बीजापुर एक ऐसा जिला है जो सीमावर्ती है, अन्य राज्यों से हमारी सीमा जुड़ती है। पहले तो नक्सली चुनौती थी तो किसी और मुद्दे पर बात भी नहीं होती थी, पर अब जब नक्सल चुनौती नहीं रहे तो पुलिस के सम्मुख जो चुनौती रहती है अवैध गतिविधियों के संदर्भ में, उसके संदर्भ में हालात क्या है, उसको लेके कितना सचेत हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों को देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा जैसे जिला है 2 राज्यों से जिसकी सीमा पड़ती है, जिसमें तेलंगाना है और महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है, लंबा बॉर्डर पड़ता है। इसके साथ में ही हमारे जो निकटवर्ती जो जिले हैं वो भी कभी नक्सल प्रभावित थे, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर। तो इस वजह से थोड़ा संवेदनशील तो है, और हमें बहुत ही अच्छे ढंग से इनको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी है, थानों की संख्या पर्याप्त है, और आगे आने वाले दिनों में जो और थाने खुलेंगे तो हमें पर्याप्त थाने हो जाएंगे। जैसे सड़क और बाकी जो कनेक्टिविटी का जो धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है, उसमें हम लोग को और फायदा मिलेगा, पुलिसिंग में हम लोग को फायदा मिलेगा। अब हम गांव-गांव जाकर पुलिसिंग कर रहे हैं, हमारे चौकी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, अलग अलग एमसीपीस लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आगे आने वाले दिनों में पुलिस के लिए भी एक अच्छा वातावरण यहाँ होगा, और जो भी इंटर स्टेट के बॉर्डर्स में जो चुनौतियां होती हैं पुलिस के लिए, उसको हम लोग उसकी चुनौती के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। उसके लिए भी तैयार है। मैं नम्रता जी के पास आऊं उससे पहले थोड़ी बातचीत वन महकमे से हो जाए। 3 रिजर्व है हमारे पास वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से, अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी भी है। कागजों पे है या जमीन पर वाकई है? ये पूरा जमीन पर है। ये सभी यहाँ के लोगों से आप पूछेंगे तो सबको विदित है कि बचपन से लेके अभी तक, आज के दिनांक तक, कोई ना कोई जानवर जो हम नॉर्मल इलाके में नहीं देखते प्लेन में, तो ये सब लोग देखे होंगे और उस दौर से गुजरे होंगे कि हम ऐसे जा रहे थे, बाघ या तेंदुआ या भालू या कुछ भी बगल से गुजर रहे, ऐसे कोई नहीं होगा जो ऐसे नहीं देखे होंगे। पर आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके का घना वन है, सघन वन है, जितने बड़े इलाके में जंगल है, उसके मुकाबले में जैसे वन्य प्राणियों की उपलब्धता होनी चाहिए, इस इलाके में उसका अभाव रहता है? क्या अनुभव है आपका? क्या ऐसी चुनौती जाती है जिसके चलते इतने घने वन होते हुए भी जानवरों के संदर्भ में, वन्य प्राणियों के संदर्भ में वो संख्या नहीं दिखती? उस दिन बड़े खुश हो जाते हैं आप जिस दिन कोई फोटो देख लेते कि टाइगर इधर से मूव किया था। इससे 10वां हिस्सा है
कान्हा का, पेंच का या बांधवगढ़ का, वहां पर सैकड़ों की संख्या में टाइगर की मौजूदगी बताई जाती है। आप उंगलियों पे गिन ले इतने ही टाइगर बता पाते हैं। आप बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो बीजापुर जिले इसके तुलना में बाकी जो अन्य जगह पर जो टाइगर रिजर्व है जी। बहुत छोटे एरिया में बहुत जानवरों को हाउस करते हैं। हमारे यहाँ पर एक चीज ये है कि ये डेंसिटी थोड़ा कम है, पर हमारे यहाँ सभी जैव विविधता मौजूद है। जी। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टेट का एनिमल जो पूरा सेंट्रल इंडिया में एक ही जगह है, वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है और वो हमारे यही वाइल्ड में पाया जाता है। तो ये एक निशाना है। इसके अलावा वल्चर्स है हमारे पास, जो गिद्ध बोलते हैं, जो एक अच्छा वातावरण में ही और प्योर प्रिस्टीन वन में ही मिलता है, जहाँ पर कोई अलग तरीके से हम यूज नहीं करते। तो ये एक अच्छा निशाना है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली बाघ, जो हमारा टाइगर रिजर्व के मेजर एनिमल है, जो कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। अगर बाघ है तो इसका मतलब पूरा वन के हेल्थ जो है अच्छा है। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत जगह पाए जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत डेंस एरिया है। हमारे आंखों के सामने जो नॉर्मली जैसे बाकी एरियाज में टूरिज्म के जरिए जाते हैं, सफारी करते हैं, तब जाके ज्यादा दिखने लगते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो एक्टिविटीज हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पूरा अच्छा, पूरा हमारे राज्य का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व बनने का बिल्कुल है, और डेफिनेटली सेंट्रल इंडिया का भी अच्छा टाइगर रिजर्व बनने का है। और अभी हमारा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये एक अच्छा चैलेंज है कि हम और नंबर्स बढ़ा के इसको टूरिज्म के मामले में भी और जो एक्चुअल टाइगर प्रेजेंस और जानवर के प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। मैं थोड़ा सीधी चुनौती के संदर्भ में बात करता हूं। बाकी जितने भी वन क्षेत्र होते हैं वहां पर अवैध शिकार एक चुनौती के तौर पर होता है। जानवरों को शिकार से कैसे बचाया जाए, अवैध शिकार से कैसे बचाया जाए, इसके लिए वन जहां पर लोग सामूहिक रूप से शिकार के लिए निकलते हैं परंपरा के हवाले से, क्या आपको नहीं लगता है कि ये परंपरा के हवाले से जो सामूहिक शिकार की संस्कृति चली आ रही है वो एक चुनौती है, और वन महकमे को इस संदर्भ में जागरूकता की दृष्टि से काम करने की जरूरत है? बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया हिमांशु जी। एक ये इलाका में यहाँ पर सदियों से जानवर बहुत तादाद में पाए जाते थे, और उस जमाने से या उस परंपरा से ये शुरू हुआ है कि वहां पर जो जानवर और जंगल को आकलन करने के लिए एक सामूहिक दृष्टि से और पूरा लोग जाते हैं। तो एक वो एक्सरसाइज होता है जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, एक वो ऐसे था कि वो जंगल को कैसे पहचानना है, वो एक एक्सरसाइज था। लेकिन आज के डेट में हम ये एक्सरसाइज को हम हमारे तरफ वन और वन्य प्राणी को बचाने के लिए हम डेफिनेटली जागरूक करने की आवश्यकता है, और उसी को हम ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे वॉचर्स है, जो हमारे वन अमला जितना भी बोलो इतना बड़ा एरिया में कम ही रहता है, तो जो लोकल गांव के जो है और वहां के जो परिस्थितियों को जानते हैं उनको ही हम वॉचर्स और इनके जो पेट्रोलिंग गार्ड, पैदल गार्ड बोलते हैं, उनको रोजगार के जरिए से भी हम काम देते हैं, और उसी से हम अपना जंगल को बचाने की एक नया तरीके 2-3 साल से शुरू किया है, और अभी और उससे अच्छा ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होने का बहुत संभावना है, और इनका कल्चर को हम डेफिनेटली आगे भी लेके जाएंगे और साथ साथ जंगल और वन्य प्राणी को बचाएंगे। तो कुल मिलाकर उस चुनौती को महसूस तो कर पा रहे हैं डेफिनेटली, पर वो संस्कृति के खिलाफ ना मान लिया जाए, ये भी एक चुनौती है आपके लिए। डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और पॉजिटिव वे में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा, क्योंकि पारद एक ऐसा प्रथा है कि वो ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग को हम पॉजिटिव वे में लेके डेफिनेटली हम उसको हम अपने तरीके से यूज करेंगे, अपने वनों का रक्षा और वन्य प्राणी को रक्षा के लिए यूज करने का एक अच्छा मौका भी है। अच्छा, आपके पास आऊं, वन्य प्राणी की तो दिक्कत थी, पर आपको एक बड़ी सहूलियत नक्सलियों के होने से थी। जंगल बहुत अच्छा है बीजापुर का, सागौन है, साल है, और भी जाने कौन कौन से पेड़ हैं, और जिनकी वनों के प्रति गिद्ध दृष्टि होती है वो नक्सलियों के डर से आते नहीं थे।
अब नक्सलियों को तो जितेंद्र जी ने निपटा दिया। अब जो वनों की लकड़ी पर निगाह गड़ाए रहते हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए। अवैध कटाई बीजापुर जिले में अभी चुनौती है या आने वाले समय की चुनौती है? सबसे पहले धन्यवाद आपने बुलाने के लिए। सचमुच क्योंकि एरिया जो अपना खुला हुआ है, तो इसके कारण हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया अवैध कटाई, वन अधिकार पत्रों के लिए भी लोग जो काट रहे हैं, तो एक हमारे सामने अभी बड़ी चुनौती है, उसके लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। उस सबसे पहले हम जो हमारे स्टाफ है उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो अभी एफआरए देना है, जो एफआरए देना सरकार की प्राथमिकता है वनाधिकार पत्र, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अवैध कटाई करके कोई कब्जा कर रहा है, नहीं तो अवैध कटाई करके कोई बॉर्डर के पार कर रहा है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करने वाले हैं। जैसे कि भी आप जानते हैं एफआरए के लिए सैटेलाइट इमेजरी है, उसकी सहायता भी हम लेने वाले कि कोई सच में 2000 पहले काबिज था कि उसको लेने के लिए किसी ने अभी रिसेंटली काटा है। तो ये चुनौती देखते हुए हमने कुछ नए स्टाफ, मतलब नए जो क्षेत्र में रहे, उसके लिए हम पुलिस कैंप की भी सहायता लेने वाले कि वहां रहे, फील्ड में रहे और वहां पे वो गश्ती करे। पर कुल मिला के अवैध कटाई शुरू हो गई या शुरू होने का अंदेशा है? नहीं, शुरू नहीं हुई, अभी शुरू होने की एकदम संभावना है। कहाँ का अवैध प्रकरण आ रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें कुछ सजग होने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके आगे हमें बहुत ज्यादा ये चैलेंज आने वाला है। क्योंकि एरिया खुल गया अभी जो है, तो हमारे स्टाफ का प्रेजेंस भी रहे, तभी हमें वो सूचना भी मिलेगी, हम कार्रवाई कर पाएंगे। नहीं, आपकी तो इच्छा है, पर क्या शासन के स्तर पर वो एस्टेब्लिशमेंट मिल रहा है? इतना बड़ा वन क्षेत्र है, नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जरूरत होती है, ऐसा लोग बताते हैं। तो उसकी दृष्टि से क्या रिवीजन हो रहा है यहाँ के अमले के संदर्भ में? क्या कोई प्रस्ताव, कोई पहल अभी तक हुई है, या मन है कि ऐसी कोई पहल करेंगे? अब जितेंद्र जी ने काम थोड़ा जल्दी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल पहल हो रही है, और कुछ ही दिन में हमें हमारे पूरी जो वैकेंसी थी बीट गार्ड्स की, जो हमारे फील्ड स्टाफ होता है, जो हमारा बैकबोन है, उसका पूरा रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसके लिए हमारा फिजिकल भी हो गया है, उसके लिए जो रिटर्न है वो हम कंडक्ट करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अभी 2-3 महीने में हमें मिल जाए। तो डीएफओ साहब बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बीट गार्ड्स की होने जा रही है, जिसके माध्यम से समाधान की उम्मीद है। पर अब मैं आना चाहता हूं नम्रता जी आपके पास में। उसके 90% जात के इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोग प्रदान करने के लिए, जैसे कि आप अभी हम स्कूल रीओपन कर रहे हैं, जितने भी साय सरकार के 2 साल, कितनी चमक कितनी चुनौती। हरिभूमि INS 24/7 की विशेष पहल जिला संवाद 2026। क्या हुआ पूरा, क्या रह गया अधूरा। एक मंच पर सत्ता और विपक्ष साथ साथ, जनता के सवाल, जिम्मेदारों के जवाब। जिला संवाद 2026 बीजापुर, दिनांक 15 जून 2026 सोमवार, समय दोपहर 3:30 बजे से। कार्यक्रम स्थल शारदा सिनेमा हॉल, बीजापुर। साय सरकार के 2 साल, कितनी चमक कितनी चुनौती। हरिभूमि INS 24/7 की विशेष पहल जिला संवाद 2026। क्या हुआ पूरा, क्या रह गया अधूरा। एक मंच पर सत्ता और विपक्ष साथ साथ, जनता के सवाल, जिम्मेदारों के जवाब। जिला संवाद 2026
बीजापुर दिनांक 15 जून 2026 सोमवार, समय दोपहर 3:30 बजे से। कार्यक्रम स्थल शारदा सिनेमा हॉल, बीजापुर। साय सरकार के 2 साल, कितनी चमक कितनी चुनौती। अचानक इतना काम, ये कितना हमारे परेशान लिए हो रहे हैं? चैलेंज है काम कराने का और हम लोग इस चैलेंज को झेल भी रहे हैं और इसमें अच्छा करने का कोशिश भी कर रहे हैं। बट एक माहौल बदला है, सचिवों के अंदर भी जिम्मेदारी का भावना, क्योंकि वास्तव में जब अंदर में जाते हैं गरीबी और खराब स्थिति दिखता है, राशन भी कई गांव में नहीं पहुंच पाता था। तो हम लोग भी प्रयास करें कि सेंसिटिविटी के साथ अपने फील्ड अमले को और सेंसिटाइज करें और काम तो हमको ही करना है। अब जो भी सचिव है, जैसे भी सचिव है, काम उनसे ही कराना है और मुझे ही कराना है, तो अवश्य ही कराऊंगी। चलिए, तो आपके इस जज्बे को हम सराहना करते हैं। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां नम्रता जी के लिए। वो इतनी हिम्मत के साथ ऐसे सुदूर इलाके में काम करने के प्रति जज्बा रख रही है। लेकिन विश्वजीत जी, आपके पास मैं आता हूं आखिरी दौर की बातचीत के लिए। थोड़ा प्राथमिकताओं की दृष्टि बताएंगे कि एक ऐसा जिला जहां पर अरसे से विकास संबंधी कार्य नहीं हुए, ना सड़क रही, ना बिजली रही, ना स्कूल रहे, ना अस्पताल रहे। अब अचानक अपेक्षाएं बहुत आ रही हैं। अपेक्षाएं अच्छी बात है, पर उसके लिए संसाधन चाहिए। ये कितनी बड़ी चुनौती है? हिमांशु जी, अभी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि शासन का पूरा फोकस है इस एरिया पर, इसलिए जो अधिकारी, जो स्टाफ हमें चाहिए, उसके लिए हम लगातार अपने सीनियर्स के टच में भी रहते हैं और उस हिसाब से हमें अमला मिल भी रहा है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी इस समय पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर सड़क केवल इस जिले में बन रही है। 1000 किलोमीटर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो फर्स्ट फेज की जो सड़कें थी, जो उस समय पर नहीं बन पाई, वो सारी सड़कें अब बन रही हैं। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की फेज 4 की सड़कें हैं, वो भी अब बन रही हैं। इसके साथ में लगभग हमारे यहाँ पर अभी 203 ऐसी बसाहटें हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची। उन सभी जगहों पर अब बिजली पहुंचाई जा रही है, वो चाहे किसी भी योजना से हो, चाहे वो धरती आभा के तहत हो, नीलनार के तहत हो, चाहे उसका काम हमें डीएमएफ से देना हो, इन सभी जगहों पर हो रहा है। इसके साथ में सभी जगहों पर जल जीवन मिशन का भी काम चल रहा है। जहां पर भी हम लोग जा रहे हैं, सभी जगहों पर स्कूल भी बन रहे हैं, आंगनबाड़ी भी बन रहे हैं। हमने लगभग जितने भी आंगनबाड़ी थे, लगभग हम लोगों ने उसमें मोर देन 80% हमने कवर कर लिया है। जो अभी बचे हुए जो आंगनबाड़ी हैं, उनको हम लोग इस साल में कवर करने वाले हैं। इसके साथ में जितने भी हमारी स्कूल बिल्डिंग्स थी, हमने लगभग सभी का सैंक्शन दे दिया है। कई जगहों पर लगभग मोर देन 40 हम लोग इस बार नई स्कूल, हम लोग जहां पर पहले स्कूल नहीं लग रहे थे, जो पहले शिफ्टेड थे, अब हम वहां पर स्कूल लगाएंगे। 55 हमारे नए आश्रम जो कि शिफ्टेड थे, हम उन आश्रमों को बना रहे हैं। वो भी हमारे कुछ आश्रम इसी सत्र में चालू हो जाएंगे, कुछ आश्रम अगले सत्र में चालू हो जाएंगे। तो बहुत बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है और उस हिसाब से हमें सरकार से भी, शासन से भी सहयोग चल रहा है, मिल रहा है और हम लोग लगातार इसके लिए टच में रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, हम उसके लिए अपने इंजीनियर्स को भी, अलग विभागों के इंजीनियर्स को भी लगा रहे हैं। पर जैसे आपने स्कूलों के संदर्भ में बताया, बिल्डिंग तो आप बना देंगे, पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता, क्या लोग आने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास शिक्षक हैं? उसके लिए कोई कार्य योजना? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से पूरा हम लोगों ने वर्कआउट किया हुआ है, कहां पर कितने बच्चे हैं और हमें वहां पर कितने टीचर्स की आवश्यकता है। अगर वहां पर हमारे पास में शासकीय टीचर्स अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग शिक्षा दूत के माध्यम से हम लोग उनको रख रहे हैं, क्योंकि वो लोकल के ही लोग हैं, उनको यहाँ पर आने में कोई समस्या नहीं है। हम किसी भी तरीके से शिक्षा के स्तर में कमी नहीं होने देंगे और किसी भी गांव में, कहीं पर भी, किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं होगी। जितने बच्चे हैं उसी अनुपात में हम वहां पर टीचर भी रखेंगे। थोड़ा हेल्थ के संदर्भ में भी बात करते हैं। अभी हमारे इससे पहले सेशन में बात हो रही थी, तो हेल्थ के संदर्भ में चुनौतियों को लेकर बात हुई। बोले MRI मशीन आ गई, चालू नहीं हो पा रही। देखिए, अभी जैसा आपने बताया, क्योंकि ये पहले ये इलाके को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में अप्रीहेंशंस रहते थे, तो डॉक्टर्स के मन में भी इसी तरीके के अप्रीहेंशंस रहते थे। अब हमारे पास में अच्छी चीज ये है कि हमारे पास में अब सभी
तरीके के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर सोनोग्राफी भी होगा, MRI स्कैन भी होगा। हमारे पास में अब सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं। पहले वो केवल DH में होते थे, अब हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे CSCs हैं, हम लोग वहां पर भी C सेक्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास में ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, हमारे पास में ENT सर्जन भी हैं। तो अब हमारे पास में मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और लोग भी अब हमारे पास में आ रहे हैं। अब किसी भी मायने में मतलब बीजापुर क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं हम उन सभी को अचीव करेंगे। पर MRI मशीन बड़ी महंगी मशीन होती है विश्वदीप जी, कब तक चालू करा देंगे? अभी इसको हम लोगों ने अपने टॉप प्रायोरिटी में रखा हुआ है। विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स हम लोग इसको चालू करेंगे। तो भाई एक बार जोरदार तालियां बताया कि MRI जो है आप क्या कलेक्टर साहब बोल रहे हैं 2 महीने के अंदर चालू करा देंगे। तालियां इसलिए बजवाई हैं आपसे कि कलेक्टर साहब को याद रहे कि उनके इस ऐलान पर लोगों ने ताली बजाई है। निराश मत कीजिएगा इन तालियों को। तो जितेंद्र जी आपके पास में वापस लौटता हूं। हम रायपुर में जब अनुभव लेते थे जितेंद्र जी, तो बीजापुर या सुकमा में जब किसी पुलिस वाले की पोस्टिंग करते थे मंत्री जी या सरकार के बैठे ऊंचे अधिकारी, तो लोग ये मानते थे कि कोई सजा भुगतने जा रहे हैं, कुछ गलत कर बैठे इसलिए। अब क्या हालात है? लोग बीजापुर की पोस्टिंग मांग रहे हैं या अभी भी सजा काटने के एहसास से आ रहे हैं? देखिए, जब मेरी पोस्टिंग भी थी उस समय भी खासकर हमारे जो ग्रुप्स में ये था कि बीजापुर सुकमा में जो काम है, जो रियल पुलिसिंग है, उसका जो काम था उसके लिए सभी ललायत थे। और जो नीचे अमलों में एक जरूर ये बात थी कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में इसको लेते थे क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं थी, नक्सल एक बड़ा प्रॉब्लम था। बट अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इसको ऐसे चुनौती या फिर ऐसे पनिशमेंट कोई ले रहा होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से बीजापुर खुल गया है। आसपास के इलाके दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, सभी खुल गए हैं। धीरे धीरे ये जो सिटीज है डेवलप कर रहे हैं। कभी 2010-12 में ऐसा हुआ करता था कि दुकानें नहीं होती थी, आइसक्रीम की दुकानें नहीं हुआ करती थी। 2018-19 में आइसक्रीम की दुकानें खुली। मतलब एक जनरल परसेप्शन है कि यहाँ दुकानें नहीं थी, सामान नहीं मिल पाता था, आना शाम को 5 बजे के बाद दंतेवाड़ा से आना मुश्किल हो जाता था। बट अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब रात को कोई भी व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। मैं भी कई बार, ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बाइक में मैं कभी कभी अकेला निकल जाता हूँ, रात को कहीं भी चला जाता हूँ। तो ये स्थिति अभी निर्मित हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजापुर किसी के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग है। और इवन विद इन डिपार्टमेंट भी सभी के लिए एक पॉजिटिव जो माहौल है वो तैयार हुआ है। पहले शुरू में जरूर लोगों को संशय था कि सही में नक्सलवाद खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे लोगों को जब अंदरूनी इलाके में जा रहे हैं और देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ सही में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो अब एक पॉजिटिव माहौल बना है और बीजापुर के लिए ये माहौल रायपुर में भी ये धीरे धीरे फैल रहा है। पर एक विषय जो आपसे समझना है, बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। विश्वदीप जी और ऐसे अधिकारी उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं पुनर्वास केंद्र में। अब ये लोग वापस गांव की ओर लौट रहे हैं। गांव स्वीकार करने के लिए कितना तैयार है और ये वस्तुतः कितने बदले हैं? ऐसा तो नहीं कि अभी आपका जोर बहुत है तो लोगों ने कहा थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में इनको बताते हैं। इस तरफ कुछ ध्यान है जितेंद्र जी? देखिए, जो अगर आप आत्मसमर्पण नीति को देखेंगे और आत्मसमर्पण जो किए हैं उस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, तो जो आत्मसमर्पण करने का 2-3 रीजन था। एक तो पहला रीजन, जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस और कैंप इतने सारे खुल गए तो उनके पास जगह नहीं बचा। दूसरा, कई लोग ऐसे थे जो भ्रमित हो गए थे और चले गए थे, उसके बाद उनको लग रहा था कि कैसे वापस लौटे, तो एक रास्ता दिखाना था उनको कि इस रास्ते से आप मुख्यधारा में लौट सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग अब वापस लौटे हैं और ये संख्या बीजापुर में काफी ज्यादा है। पिछले 2 सालों में लगभग 1000 के लोग करीब सरेंडर किए हैं और कई सारे ऐसे सरेंडरी हैं जो बाकी दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में सरेंडर किए हैं, वो बीजापुर क्या हैं और वापस आए हैं। अब गांव में ऐसी स्थिति है कि ये लोग नॉर्मल जिंदगी भी जीवन यापन कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ हमें परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसमें गांव वालों का जो सपोर्ट ना मिला हो इनके लिए। सभी चाहते हैं कि ये लोग मुख्य धारा में लौट जाएं। हो सकता है अगर फ्यूचर में अगर ये लोग कुछ थोड़ी बहुत अगर ये पुराने ढर्रे से चलने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। बट इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि इनका जो मॉनिटरिंग है और इनका जो प्रॉपर जो थाने से जो इनकी मॉनिटरिंग होनी है वो हम इसके लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है। और साथ में हम भी गांव में हमेशा पहुंच रहे हैं। हफ्ते में एक बार किसी ने जो अंदरूनी गांव में वहां तक पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी कोई समस्या तो नहीं है, इनके जो रिहेबिलिटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से जो स्किल डेवलपमेंट का भी जो हमारा जिला के जो पुनर्वास जो केंद्र है उसमें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिल रही है। लगभग 800 से अधिक नक्सलियों को
स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हुई है, अलग अलग इलाके में जाके वो राजमिस्त्री का काम हो, चाहे मैकेनिक का काम हो, कई लोग दुकान खोले हैं, तो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल जो मुख्य धारा में वो लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें लोगों का भी, जो सामाजिक लोगों का है, जनप्रतिनिधियों का काफी योगदान है, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं इन सब चीजों में। और अभी इस तरह बीजापुर में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, बट आगे आने वाले दिनों के लिए हम लोग को इसको बहुत सजग तरीके से इसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग पूरी मैकेनिज्म के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए, आपके पास तो फिर भी ठीक ठाक काम है स्टेट पुलिस के पास, पर ये जो बड़ी संख्या में कैंप हैं, कैंप में केंद्रीय पुलिस बल के जवान और अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो समय कैसे काट रहे हैं? देखिए, अभी गृह डेरा के रूप में ग्राम कार्य भी जो चल रहा है, प्रोग्राम है या फिर एडी के माध्यम से गांव वालों से इस प्रकार का काम चल रहा है। हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन नो डाउट बहुत कम हो गए हैं अभी, क्योंकि सूचना नहीं है, कोई आसूचना नहीं आती है, तो हम नहीं कर रहे हैं। बट जो गांवों से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो काम है, पहले क्या होता था कि हम एक अलर्ट मोड में हम गांव में जाते थे और एक वो जो पुलिसिंग थी वो दूसरी थी, और अभी जो पुलिसिंग चल रही है उसमें हम गांव वालों की सहभागिता और गांव वालों से कैसे हम लोग अपना जो फोर्स का है या प्रशासन का जो के बारे में जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाना है, उसके बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसी में कई सारे सिविक एक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं, चलित थाना लगा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अगर कुछ समस्या गांव वाले बता रहे हैं तो उनको कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोग उनको उनके पास दे भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, अलग अलग एसडीएम्स को बता रहे हैं। तो और कई बार हम लोग ज्वाइंट रूप से एसडीएम, तहसीलदार, फॉरेस्ट के अधिकारी साथ में मिलकर गांव में इस प्रकार के सिविक एक्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उससे कहीं न कहीं हम अभी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है, जो ट्रस्ट डेफिसिट था प्रशासन, पुलिस और लोगों के बीच में, उसको भरने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपके पास आता हूं। आपने बताया कि टाइगर रिजर्व है, प्रतिक्रिया है लोगों की, मेरी नहीं। तो आपसे जानना यह है कि किसी भी टाइगर रिजर्व को तब मानते हैं जब वहां पर सफारी हो। यहां पर सफारी कराते हैं? नहीं, यहाँ पर हमारा विशेष परिस्थितियों के कारण सफारी का शुरुआत नहीं हो पाया, और ये अभी शासन का प्राथमिकता भी है। और हमें भी निर्देश मिला है कि वो सफारी का रूट भी कोर एरिया में तय करने के लिए हम इस बारिश के मौसम और बारिश के बाद भी यूज करके हम वो रूट तय करके डेफिनेटली हम पर्यटकों को, जो भी वन्य प्राणी प्रेमिकों को, जो भी बाकी टाइगर रिजर्व में जैसे सफारी है वैसे हम भी यहाँ पर खोलेंगे। तो कुल मिलाकर जैसे कांगेर वैली में काफी बेहतर तरीके से सफारी शुरू हो गया, भोरमदेव कवर्धा के पास वहां पर भी सफारी शुरू हो गया। विश्वदीप जी को फीता काटने का मौका कब देने वाले हैं आप? डेफिनेटली हम मॉनसून के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सफारी खोलने के लिए सभी सारे पार्क 1 अक्टूबर को शुरू हो जाते हैं, कोई उम्मीद करें आपसे? डेफिनेटली अक्टूबर के फर्स्ट में नहीं बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली अक्टूबर के बाद विद इन इस समर में डेफिनेटली खोलने का हम प्रयास करेंगे और डेफिनेटली खोलेंगे भी। तो डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि इंद्रावती पार्क जो है वो सफारी के लिए इस बार दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। आप इतनी खामोशी से अपने संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण घोषणाओं को सुन रहे हैं। अगर वो सफारी शुरू होता है तो बड़े स्तर पर लोगों का आना जाना शुरू होगा, पर्यटन की संभावनाएं बनेंगी और बीजापुर मुख्य धारा में आता हुआ महसूस होगा। आगे पास आना चाहूंगा। इन्होंने तो बता दिया कि दिसंबर तक हम अपना सफारी शुरू कर देंगे, तो इनके पास तो एक अपना काम दिखाने के लिए हो गया। आपके पास कोई रोड मैप है? जब लोग पूछेंगे 6 महीने बाद, साल भर बाद कि नक्सल मुक्त हुआ अगर बीजापुर, तो आप क्या कर पाए? तो क्या है आपके पास में लक्ष्य? जी हाँ, मतलब हमारा जो काम है, जो हम फोकस कर रहे हैं, वो वनोपज आधारित जो उद्योग है, जैसे हमारे वंदन केंद्र यहाँ पे 5 है, उसमें से विद इन 3 मंथ जो है हम एक वंदन केंद्र जो है स्टेट के लिए एक मॉडल बने ऐसा तैयार कर रहे हैं। उसमें जो आयुष डिपार्टमेंट के साथ हम टाइप कर रहे हैं, जो कुछ अपने जो जंगल में जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि सर्पगंधा होने तो और अश्वगंधा ने, तो जो कुछ हम प्लांटेशन कर सकते हैं
उसके बेसिस पे हम एक वंदन केंद्र यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिससे वो 20 टाइप के जो दवा है 20 हमने फाइनलाइज किए हुए, वो आयुष डिपार्टमेंट के साथ हमारा एमओयू हो रहा है, तो हमसे वो खरीद लेंगे और यहाँ के लोगों को लगभग 4 करोड़ का जो एक ही वंदन केंद्र से टर्नओवर होगा और उनकी आय भी 40 से 50 लाख तक उनको प्रॉफिट बचेगा। तो एक हमने वो इमीडिएटली प्लान किया हुआ है। दूसरा जो है इको टूरिज्म की अपार संभावना है यहाँ पे, बहुत सारे वाटरफॉल्स है यहाँ पे, और जैसे आप जानते हैं कि तारलागुड़ा वगैरह है, वहाँ पे संगम है, तो वहाँ पे भी इको टूरिज्म का हमने प्रस्तावित किया है। तो विद इन वो भी 6 मंथ्स के अंदर हम जो इको टूरिज्म के काम है यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ नए नए नगर वन भी है वो भी एस्टेब्लिश करने लोगों को घूमने के लिए वगैरह जो है। तो इस टाइप से इको टूरिज्म और एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड हम काम करने वाले हैं विद इन 6 मंथ्स। तो कुल मिलाकर रोजगार की संभावना है और लोग वनोपज के माध्यम से आत्मनिर्भर हो पाए, इस दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं। नम्रता जी, आपके पास में है कोई इस प्रकार की कार्य योजना? ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत की आप सीईओ हैं, यहाँ के पंच सरपंचों को पता भी है कि उनके पास अधिकार क्या है? बिल्कुल, सभी हमारे सरपंचगण मिलने के लिए भी आते रहते हैं और हम लोग भी जब गांव में विजिट के लिए जाते हैं तो वो भी सचिवों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो नेक्स्ट 6 महीने का पूछ रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो यही है कि जितने भी हमारी बेसिक स्कीम्स है, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन तक क्लियर नहीं है अंदर की पंचायतों में, और आजकल किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए आधार, बैंक खाता इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा प्रायोरिटी में ये है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, इन सब का सैचुरेशन हो जाए। उसके साथ साथ जो भी हमारे पंचायत की योजनाएं चल रही हैं, आवास, शौचालय या फिर एनआरएलएम में महिलाओं को जोड़ना है, इन सब का सैचुरेशन इस साल मैक्सिमम किया जाए। इसके साथ साथ अन्य विभाग की भी जो योजनाएं हैं, जैसे शिक्षा, सभी गांवों में स्कूल बन जाए, आंगनवाड़ी बन जाए, क्योंकि इन सब में भी एजेंसी ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। तो जो भी काम हमको कलेक्टर महोदय के द्वारा मिलता है उसको हम अच्छे से निर्माण कार्य को भी करें और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना भूमिका निभाएं। बस यही हमारा अगले 6 मंथ्स या अगले 1 ईयर का रोड मैप है। तो आखिरी बात है विश्वदीप जी आपसे, हमने अभी तक बात की कि बीजापुर के लोग क्या चाहते हैं, बीजापुर की जरूरत क्या है, वो तो आपने बता दी। पर कुछ बाहर भी लोग रहते हैं जो बीजापुर से कुछ चाहते होंगे, जमीन चाहते होंगे, खदान चाहते होंगे, दुकान चाहते होंगे, अपने लिए संभावना चाहते होंगे। आ रहे हैं कुछ लोग वो कि अभी इंतजार कर रहे हैं, देखें आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, अभी जो पूरा फोकस है, जैसा अभी सभी ने बताया, अभी हम लोगों का तो पूरा फोकस इसी पर है कि जैसे सड़क, पानी, बिजली, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग पूरा करें। लेकिन साथ में ही क्योंकि ये एरिया खुला है, तो जैसे यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी है मेनली, तो अभी यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे 2 ही राइस मिल हैं जी, तो यहाँ पर राइस मिल में असीम संभावनाएं हैं। तो अभी जैसे एक राइस मिल कुछ दिनों में खुल भी जाएगी हमारे ये भोपालपट्टनम ब्लॉक में, और इसके साथ में अभी कुछ जगहों पर जैसे क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर पेट्रोल पंप्स की बहुत कमी है यहाँ पर, क्योंकि पूरे जिले में 10 पेट्रोल पंप हैं। तो अभी पेट्रोल को कि अब हर जगह पर गाड़ी पहुंच रही है, ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, तो इसकी भी डिमांड बहुत है। इसके साथ में यहाँ पर जो बैंक्स हैं, क्योंकि वो बैंक्स भी, क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं जो हमारे की बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब अभी भी वंचित हैं, तो प्राइवेट बैंक्स के लिए भी, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ के लोगों की नीड्स के हिसाब से ही ग्रो करेंगी। अभी के समय पर जो बेसिक, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एमएफपी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हों, और जो धान हैं जैसे हमारे यहाँ पर, और इसके अलावा जो कुछ यहाँ पर जो मिलेट्स होते हैं, कुछ जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं इंडस्ट्रीज, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। और कुछ लोग यहाँ पर उसके लिए, उसको लेकर के इंटरेस्टेड भी हैं, जो कि आते भी हैं, पूछते भी हैं। तो मतलब आप बता रहे हैं यहाँ की जल जंगल जमीन को लेकर अभी तक कोई गिद्ध दृष्टि नहीं डाली गई है? बिल्कुल नहीं। और जो यहाँ पर अभी पूरा फोकस है गवर्नमेंट का, वो है कि बेसिक नीड्स है उनको, बहुत प्राकृतिक रूप से संपन्न है यहाँ के लोगों के लिए, मतलब साल भर करने के लिए कुछ न कुछ है। आप अगर देखेंगे तो कभी यहाँ पर पहले धान का सीजन आएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर महुआ का भी सीजन आएगा, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर तेंदू पत्ता का भी सीजन आएगा।
हमें कुछ ऐसे वेन्यूज क्रिएट करने हैं जिससे उनको जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं या जो भी वो प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन हो रहा है उससे वो ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सके। तो कुल मिलाकर हमारी जो बातचीत है उसके अंतर्गत जिला प्रशासन बढ़ने के बाद काम करने का मौका आया है और ऐसे मौके पर उन्हें यहां पर काम करने का अवसर शासन ने दिया है, तो कुछ ना कुछ बेहतर यहां के लोगों के लिए और यहां के लिए होना चाहिए। जैसी इच्छा यहां मंच से इन तमाम अधिकारियों ने व्यक्त की है, उम्मीद करते हैं कि 2 साल बाद जब हम फिर आएंगे तो वो काम होता हुआ हमें दिखेगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए शैलेश जी मैं आपसे आग्रह करूंगा।